So hello everyone, welcome to the channel. So in this video we are starting with the topic that is our analytical chemistry, and in that also we are going to focus mainly on the analytical technique that is our chromatography. So क्रोमेटोग्राफ एनालिटिकल टेक्निक हमें मीन क्या करती है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, फिर हम क्रोमेटोग्राफी को के प्रिंसिपल की तरफ मूव करेंगे. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या कहती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं किसकी? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस. सो पहले तो नाम की तरफ ही हम चलते हैं इनके. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो एनालिटिकल का मतलब क्या है? एनालिसिस करना, एनालाइज करना, यानी कि हमारे पास अगर कोई सैम्पल दिया हुआ है, कोई मिक्सचर है हमारे पास, उसको हमें एनालाइज करना है. ठीक है, तो हम एनालाइज करने का मतलब क्या है कि उसको हम लोग उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट कर लें, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी कितनी अमाउंट में चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये सब को हमें एनालाइज करना है उसके अंदर. और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं? हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ की, यानी कि हमारे पास कोई भी एक अगर मिक्सचर दिया हुआ है उसके अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन, अगर हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाएँ, डिटर्मिन कर पाए क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, वही उसी चीज़ के लिए जो हमारी ब्रांच केमिस्ट्री की हमें हेल्प करती है, वो क्या है? हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो अब हमें डेफिनेशन देखते हैं इसकी फिर से. द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि स्टडी करना किसको? सेपरेशन को, यानी कि उसको सेपरेट कर पाना, आइडेंटिफाई करना क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली. क्वालिटेटिवली मतलब कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव का मतलब कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है. तो इसी चीज़ को हम लोग क्लासीफाई, एनालिसिस को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एज क्वालिटेटिव, जिसके अंदर हम लोग डिटर्मिन करते हैं क्या? व्हाट टाइप ऑफ द केमिकल स्पीशीज़ हमारे मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है. और क्वांटिटेटिव का मतलब कि डिटर्मिन करना कि कितनी अमाउंट में वो केमिकल स्पीशीज़ हमारे मिक्सचर के अंदर वो प्रेजेंट है. ओके, तो अब इस चीज़ को डिटर्मिन करना कि कौन सी चीज़ हमारे मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, जिसमें से हमारी कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि टाइट्रेशंस, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कौन सी? एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस हो गई हमारे पास, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, रिडॉक्स टाइट्रेशंस, ये सारी हमारे पास टाइट्रेशंस की टेक्निक्स होती है. ओके, एंड ग्रेविमेट्री में हम लोग जैसे प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, थर्मो एनालिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स है ग्रेविमेट्री के लिए, वो सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. तो ये दोनों बेसिकली जो टाइट्रेशंस और ग्रेविमेट्री होती है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हमारे पास हेल्प करती है, यानी कि टू फाइंड आउट दैट हाउ मच ऑफ द chemical species is present in our mixture, that is to find its amount. ओके, एंड उसके बाद हमारे पास जो टेक्निक्स हैं जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इंटरैक्शन ऑफ दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरैक्शंस हमारे पास उस मैटर के साथ करवाते हैं. हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, उसके अंदर भी आप इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो एज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, UV विजिबल रेज है, UV रेडिएशंस हम लोग यूज़ करते हैं UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है. तो ये सारी टेक्निक्स हमें फाइंड आउट करवाने में हेल्प करती हैं कि कितनी कौन कौन सी स्पीशीज़ हमारे पास प्रेजेंट है. और उसके बाद है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक सेपरेशन टेक्निक है, यानी कि हमें सेपरेट करना कंपोनेंट्स जो भी हमारे मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है. ओके, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, जैसे कि हमारे पास वोल्टामेट्री हो गई, पोलैरोग्राफी हो गई, ये सब किस में आती हैं? हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस में. तो ये सब हमारे पास टेक्निक्स थी जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग ब्रॉडली स्टडी करते हैं. तो अब इन चीज़ों को पढ़ने का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि तो हमें देखते हैं जैसे कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कि मैं पता कर लूँ कि भाई ये हमारे पास उसके अंदर स्पीशीज़ प्रेजेंट थी मिक्सचर के अंदर, उसका मेरे को फ़ायदा कहाँ पे होने वाला है? तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप चले जाओ, आप मेडिसिन बनानी है, ड्रग्स बनाने हैं,
उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट कितनी अमाउंट में चाहिए होना चाहिए हमारे पास, क्या वो ड्रग हमारी बॉडी के लिए सेफ़ है या नहीं है। तो हमें उसमें हमारे पास ये टेक्निक्स हमारी हेल्प कर सकती हैं, राइट, कि हमें ड्रग डेवलपमेंट में यानी कि मेडिसिन्स बनाने में और उसकी क्वालिटी कंट्रोल यानी कि हमारी सेफ्टी गार्ड्स को वो मेंटेन करना चाहिए कि कोई गलत मेडिसिन ना बन जाए, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकती है, राइट। दूसरी ब्रांच क्या है, जहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी, इन्वायरमेंटल साइंस में भी हमारी हेल्प करती है कि कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, कंटेमिनेंट्स हैं किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, क्या वो कोई भी इन्वायरमेंट में उस इन्वायरमेंट में पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट की कितनी अमाउंट होनी चाहिए और वो कितना प्रेजेंट है, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है ना, कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चली जाए, तो वो अगर हम इनहेल कर लेंगे तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए उन चीज़ों की अमाउंट हमें डिटर्मिन करना क्या हो जाता है, काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फूड और बिवरेजेस, जो हम मार्केट से पैकेट्स फूड्स लेके आते हैं कितने सारे, उसके पीछे के कंटेंट आप लोग देखते हो कि कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो उसी जगह पे हमारी ये एनालिटिकल टेक्निक्स हमारी हेल्प करती है। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं एनालिटिकल टेक्निक्स में से हमारी जो पहली टेक्निक है, जैसे जो कि है सेपरेशन टेक्निक्स, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स दो है, एक तो है आपकी क्रोमेटोग्राफी और दूसरी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। हम आज किस पे फोकस करने वाले हैं, क्रोमेटोग्राफी पे। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी, इसको देखते हैं आज, क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली ये क्या हो गई, आपकी एक सेपरेशन टेक्निक हो गई, सेपरेशन टेक्निक that is used to separate the components of a mixture। ओके, तो इस चीज़ के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड है हमारे पास, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड है क्या हमारे पास, क्रोमा, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमा, जिसका मतलब है हमारे पास कलर, एंड ग्राफीन, जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो पुराने टाइम पे जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसमें हमें ये माना गया था कि ये जो टेक्निक है ये सिर्फ कलर्ड सब्सटेंसेस को ही सेपरेट करने में हेल्प कर सकती है। बट आज के टाइम पे तो हम लोग कलरलेस सब्सटेंसेस को भी इसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, बट उसके पुराने टाइम पे जैसे एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए थे तो उसके बेसिस पर ही इसका नाम दिया गया था। तो क्रोमा मीन्स दी कलर, ग्राफीन मीन्स दी राइटिंग। तो अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे महान हस्ती थे जिन्होंने हमें क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक दी है। तो हमारे पास इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग इसका थोड़ा सा देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो क्या था, उस टाइम पे एक बॉटनिस्ट आए, बॉटनिस्ट जिनका नाम था माइकल स्वेट। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बॉटनिस्ट थे, तो बॉटनी के साथ ही रिलेटेड है इनकी चीज़ें, तो यानी कि ये प्लांट्स वगैरह से साथ डील कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक प्लांट का लीफ उठा लिया, उस लीफ का क्या करा इन्होंने, उसको क्रश करके उसका जूस निकाल दिया, ठीक है। तो इन्होंने एक ऐसा जूस निकाल दिया, वो जूस इनको ऐसे मिल गया यहाँ पे। तो ये इसको अब क्या बोलोगे, जो एक्सट्रैक्ट निकला उसमें से, यानी कि जो लीव्स में से एक्सट्रैक्ट मिला। अब जो ये लीव्स में से जो एक्सट्रैक्ट मिला, इसके अंदर उन्होंने उनके पास कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट थे, उनको इतना तो पता था कि एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होने वाला है। उनको मिला क्लोरोफिल है मेरे मिक्सचर में, जेंथोफिल है और कैरेटिनॉइड है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं किसी तरीके से इन तीनों को सेपरेट करना चाहते थे वो। तो उनको पता था कैरेटिनॉइड जो थी वो मेरी
रेड कलर की थी, ज़ैंथोफिल था इनका कलर, इसका कलर जो था वो येलो था, और क्लोरोफिल का कलर क्या था, ग्रीन था। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि कुछ ऐसी टेक्निक का यूज़ करना चाहते थे कि जिसके साथ वो इन तीनों के मिक्सचर को वो सेपरेट आउट कर सके, यानी कि क्लोरोफिल को, ज़ैंथोफिल को और कैरोटेनॉइड को वो अलग अलग कर पाए। तो इसलिए उन्होंने क्या लिया, एक कॉलम ले लिया। कॉलम का मतलब एक होलो ट्यूब सी है ऐसी, जिसके एंड पे ये एक नोज़ल लगी हुई है ऐसी, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद क्या करा, इसके यहाँ पे बॉटम पे यहाँ पे कॉटन का प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग का मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कॉटन को इंसर्ट कर दिया इन्होंने, इसको क्या बोलते हैं, कॉटन प्लग। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम। एक हॉलो सी ट्यूब है, ऊपर से ओपन है और नीचे से इसका नोज़ल क्लोज्ड है यहाँ से, ओके। तो नीचे कॉटन प्लग लगा दिया और इसके अंदर फिलिंग किसकी कर दी इन्होंने, एक कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर को इन्होंने इसके अंदर फिल कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट थी ये इनका किसकी तरह एक्ट कर रही थी, एक स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट कर रही थी। स्टेशनरी फेस था ये इनके पास। और ऊपर से इन्होंने क्या पास करा दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन्होंने पास करा दिया, जो कि क्या था, मोबाइल फेस। और इसके साथ ही वो जो हम एक्सट्रैक्ट लेकर आए थे पीछे से, वो सारा एक्सट्रैक्ट को भी इन्होंने उसमें से पास आउट कर दिया। ये जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट भी पास आउट कर दिया इसके अंदर। तो यानी कि अब हमारे पास एक स्टेशनरी फेस था कॉलम के अंदर, उसके अंदर इन्होंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्सट्रैक्ट को डाल दिया। थोड़े टाइम के बाद इन्होंने क्या देखा कि जो मेरी कॉलम थी ना, ये जो मेरी कॉलम है इसके अंदर क्या होने लग गया, ये जो नोज़ल एज इट इज़ लगी हुई है ये तो, और जो इसके अंदर उनको बैंड्स ऑब्जर्व होने लग गए। यहाँ पे कॉटन प्लग भी है आपकी। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा हमारे पास मिक्सचर में कौन कौन से थे, एक तो येलो कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट था, ठीक है, और क्या था, रेड कलर का था, और एक ग्रीन कलर की क्लोरोफिल थी, है ना। तो ये सब थे। तो उन्होंने क्या देखा, इसको थोड़ा सा और भर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये कुछ एक बैंड्स ऑब्जर्व होने लग गए, कि यानी कि तीनों जो कंपोनेंट्स थे मेरे इसके अंदर वो हमारे सेपरेट आउट होने लग गए। इन्होंने क्या करा, फिर ये जो कॉलम था हमारा क्लैम्प्ड था, किसी एक स्टैंड के ऊपर लगा हुआ था। तो हम क्या लेकर आए, बीकर लेकर आए अपने। तो बीकर में हमने इनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 3 बीकर लेकर आए, वो उनको नाम दे दिया था एज बीकर ए मान लो, ये बी है और ये सी है। तो इसको नोज़ल को ओपन करा इन्होंने। पहले इन्होंने ये रेड कलर का कंपोनेंट जो कि हमारा कैरोटेनॉइड था इसको कलेक्ट कर लिया, फिर इसको नोज़ल को नीचे से बंद कर दिया। तो अब दूसरे बी कंटेनर में हमारे पास येलो कलर का मिक्सचर आ गया। हम इसमें मार्क कर देते हैं कि जैसे इस नोज़ल को ओपन करा, येलो कलर का मिक्सचर इसके अंदर आ गया, और फिर ग्रीन कलर का मिक्सचर हमारा सी कंपोनेंट में आ गया। तो यानी कि उन्होंने क्या करवा दी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्यूशन करवा दी जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर प्रेजेंट। तो ये था उनके पास बेसिक प्रिंसिपल जो उन्होंने यूज़ करा कि मेरे 3 कंपोनेंट्स क्या हो रहे थे, सेपरेट आउट हो रहे थे। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमारे पास 2 नए वर्ड्स हमने देखने को मिले। एक तो था हमारा मोबाइल फेस और दूसरा क्या है हमारा स्टेशनरी फेस। तो अब ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में जानते हैं। तो हमारा स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बारे में अब हमें जानना है। तो स्टेशनरी फेस हमारा वो फेस है जो कि हमारा मूव नहीं कर रहा, द फेस दैट इज नॉट इन मोशन, फेस दैट कैन नॉट मूव। आप इस कॉलम में देख सकते हो जैसे कि हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को फिल कर दिया था। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारी अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही थी, पर जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने इसके अंदर डाला है वो क्या कर सकता है, वो इसके अंदर से अपना पाथ बना कर जा सकता है नीचे। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, एक मोबाइल फेस, यानी कि वो फेस जो कि मूव कर सकता है। स्टेशनरी फेस वो फेस जो कि हमारा मूव नहीं कर सकता। और जो मोबाइल फेस है हमारा, मोबाइल फेस दैट इज़ द फेस दैट कैन मूव, फेस दैट कैन
मूव। तो अभी हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा स्टेशनरी फेज था। क्यों था? क्योंकि ये हमारा मूव नहीं कर रहा था। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हमने क्या बोला, ये हमारा क्या है, मोबाइल फेज, यानी कि वो फेज जो कि अपना मोशन दिखा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे स्टेशनरी फेज होते हैं ना जो, ये हमारे क्या हो सकते हैं, सिर्फ सॉलिड या लिक्विड ही हमारा स्टेशनरी फेज हो सकता है। और मोबाइल फेज में हमारे पास लिक्विड या गैस फेस को ही हम लोग सिर्फ मोबाइल फेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि स्टेशनरी फेस जो था हमारे पास सॉलिड किसके अंदर हमने यूज़ करा, एक कॉलम के अंदर हमने उसको भर रखा था, तो ये उसके अंदर हमारे पास ये सॉलिड स्टेशनरी फेस था और मोबाइल फेस हमारा लिक्विड है। तो ये तो हमने एग्जांपल इसकी देख ली। तो अब हमारे पास कौन सी ऐसी एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी फेस जो है हमारा लिक्विड हो सकता है, तो उसकी देखते हैं। यानी कि हमारा लिक्विड स्टेशनरी फेज जो है हमारा, ये किसके अंदर होता है, हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो इसमें हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर की स्ट्रिप ली जाती है, फ़िल्टर पेपर होता है ये बेसिकली, हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर है जो कि जिसको वॉटमैन पेपर भी बोलते हैं, वॉटमैन पेपर, फ़िल्टर पेपर। ठीक है, तो इस फ़िल्टर पेपर पे ऊपर क्या किया जाता है, एक पेंसिल के साथ एक अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन मार्क कर दी जाती है। और हमारा जो सैंपल होता है जिसको हमने सेपरेट आउट करना होता है, उसको हम यहाँ पे उसकी एक डॉट लगा देते हैं और इसको उठा के कहाँ रखते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमेटोग्राफिक, मान लो एक ये टैंक है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक है ये आपका क्रोमेटोग्राफिक टैंक। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हमारे पास एक ये रॉड लगी हुई है ऐसे, जहाँ पे हम लोग अपने पेपर को हैंग कर सकते हैं। तो आपने अपने पेपर को यहाँ पे हैंग कर दिया, जिसके ऊपर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपने एक पेंसिल के साथ लाइन लगा रखी है और आपके सैंपल को भी आपने यहाँ पे मार्क करा हुआ है, एक डॉट लगाई हुई है जैसे इसकी। तो इसको आप डिप किस में करते हो, एक मोबाइल फेस के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये पेपर आपका मूव नहीं कर रहा, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज़ है, स्टेशनरी। और जो ये लिक्विड है ये आपका मूव कर सकता है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे एक मोबाइल फेज़ है। ओके, तो अब जो ये असल में जो ये पेपर होता है ये किसका बना होता है, जैसे फ़िल्टर पेपर है जो हमारा ये वाला, ये बना होता है एक सेलुलोज का। तो इस सेलुलोज की ऐसे ऐसे थ्रेड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे में, उसके अंदर ऐसे ऐसे ये सेलुलोज की थ्रेड्स प्रेजेंट है। ओके, और इन थ्रेड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा वाटर इंट्रैप होता है। ये वाटर इंट्रैप क्यों होता है, जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे वाटर इसके अंदर इंट्रैप है। अब वाटर क्या है, हमें पता है लिक्विड फेज़ है, तो अब ये वाटर अपना मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये सेलुलोज की स्ट्रिप्स के अंदर क्या है, अपना ये बाउंड है, तो अब ये मूव नहीं कर सकता और हमारा लिक्विड फेज प्रेजेंट है, तो ये क्या एक्ट करेगा, एज स्टेशनरी फेज। दैट मीन्स वाटर दैट इज entrapped in cellulose paper is your stationary phase. That is the example where your stationary phase is your liquid, right? और मोबाइल फेस, इसमें भी हमने क्या लिया हुआ था, लिक्विड ही लिया हुआ था, तो वो हमारी एग्जांपल हो गई, एक मोबाइल फेस को लिक्विड लिया हुआ है। और दूसरा हम लोग मोबाइल फेस गैस भी ले सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, तो वो गैस फेस हम लोग यूज़ करेंगे हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी में। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिटेल में यूज़ करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी बेसिक एक मेन चीज़ जो आपको ये ध्यान देने वाली होती है यहाँ पे, कि अगर हमारे पास ये है स्टेशनरी फेस और दूसरा क्या है हमारे पास मोबाइल फेस, तो इनके नेचर के ऊपर अब हमें ध्यान देने वाली बात है।
नेचर की बात करते हैं, तो अगर आपका स्टेशनरी फेज जो है वो अगर आपका पोलर हो जाए, अगर आपका स्टेशनरी फेज पोलर है तो आपको ध्यान देना है कि आप मोबाइल फेज उस टाइम पे क्या यूज़ करोगे, नॉन पोलर, नॉन पोलर। और अगर आपका स्टेशनरी फेज है नॉन पोलर, नॉन पोलर, तो अब आप मोबाइल फेज उस टाइम पे क्या यूज़ करोगे, पोलर। तो ऐसा क्यों है और ऐसा हमने आगे पहले भी कंसीडर करा है क्या, वो देखते हैं। तो अभी हमारे पास स्टेशनरी फेज अगर हम यहाँ पे जनरली जो लेते हैं वो हमारी कॉलम के अंदर बेसिकली हम लोग किसको लेते हैं, सिलिका जेल को। तो ये जो आपका स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हमारी सिलिका जेल, सिलिका जेल, और क्या ले सकते हो आप, एलुमिना, और हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट। और इन तीनों का नेचर क्या है हमारे पास, ये सारी क्या है, पोलर इन द नेचर है। तो अभी हमने देखा था कि ऊपर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में वो जो बॉटनिस्ट ने भी अपना एक्सपेरिमेंट करा था, तो कैल्शियम कार्बोनेट उसने क्या लिया, पोलर, और ऊपर से मोबाइल फेज जो उसने डाला था वो था क्या, हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास क्या है, नॉन पोलर इन द नेचर है। अब ऐसा क्यों है कि उसने इन दोनों की पोलैरिटीज़ जो थी वो हमारी रिवर्स होनी चाहिए। तो देखो, अगर हमारे पास, आपको बेसिक प्रिंसिपल ये तो पता होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला, यानी कि पोलर चीज़ों को पोलर की तरफ एफिनिटी दिखाएंगे और नॉन पोलर वाली जो है वो नॉन पोलर की तरफ एफिनिटी दिखाएंगे। तो बेसिकली लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल की बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास कोई एक मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पोलर चीज़ें भी हैं और साथ में क्या है हमारे पास, नॉन पोलर भी हैं। तो अब हमने क्या करा, इस स्टेशनरी फेज़ में ये जो मिक्सचर था हमने इसके अंदर डाल दिया, और ऊपर से हमारे पास यहाँ से हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि हमारा नॉन पोलर है। तो अब क्या होएगा, मिक्सचर के अंदर जो अब हम मिक्सचर डाल रहे हैं वो पोलर चीज़ें भी हैं और नॉन पोलर भी हैं उसके अंदर। तो स्टेशनरी फेज़ के साथ क्या होएगा, हमारी मिक्सचर की जो पोलर चीज़ें हैं वो यहाँ पे उसके साथ ऐसे उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये हमारी पोलर चीज़ें जो थी वो इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन दिखा देंगी, और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे हमारे, वो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर चीज़ें हमारी आ जाएंगी, इसको थोड़ा अलग कलर से मेंशन कर देते हैं। ये जो हमारी, मान लो ये हमारी जो नॉन पोलर चीज़ें हैं ये हमारी सॉल्वेंट के साथ नीचे आ जाएंगी, और पोलर स्पीशीज़ जो थी वो हमारी स्टेशनरी फेज़ के साथ अपनी अफिनिटी दिखा देंगी, जिसके कारण वो दोनों क्या हो सकते हैं, हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स सेपरेट आउट हो सकते हैं। इसलिए हमें जो इनका नेचर होता है स्टेशनरी फेज़ का और जो मोबाइल फेज़ का जो नेचर होता है, हमें पोलैरिटी इनकी रिवर्स लेनी पड़ती है ताकि हम उनको सेपरेट आउट कर पाएँ। अगर हम मान लो ये भी पोलर ले लेते, स्टेशनरी फेज़ हमारा पोलर ही है, और ऊपर से भी हम लोग मोबाइल फेज़ भी अगर हम अपना पोलर ही डाल देंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी जो पोलर वाली चीज़ें थी वो एड्जॉर्ब भी हो रही हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हमारा पोलर है, तो आप उसको सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, तो वो सिर्फ वैसे ही अटका रह जाएगा, नॉन पोलर चीज़ें जाएंगी कहाँ पे, है ना। तो फिर इसीलिए हमें दोनों को रिवर्स लेना पड़ता है। तो ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड योर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हमें एक ध्यान देना पड़ता है हमारी स्टेशनरी फेज़ का और मोबाइल फेज़ का। तो उसको सेपरेट आउट कैसे करते हैं और जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो सब हमने आज की वीडियो में देखा। तो अब हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। आई होप this much is clear to you. So thank you so much for watching. So we'll meet you in the next class with the next topic. So